हेलो स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारे देश का संविधान किस तरीके से सबको इक्वल तौर पे ट्रीट करता है। लेकिन अब सिर्फ ये कह देने से कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर नहीं हो जाते हैं। रियल ग्राउंड्स की अगर बात करी जाए तो लोगों में इनइक्वालिटीज यानी कि असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, यानी कि जो आर्थिक असमानता है उसके बारे में। People live in slums with no proper facilities. They have to work all day without getting paid properly. They don't get proper education and health and thus don't get any opportunity to develop and prosper. देश में एक तरफ कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इस पैसे का करें क्या, कहाँ इन्वेस्ट करें, इस पैसे को क्या करें क्या इस पैसे का। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो लोग स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां प्रॉपर फैसिलिटीज़ तक नहीं होती हैं, पानी की या सैनिटेशन की। बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है वहाँ पे। और ऐसे लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक पैसा नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, लाइफ में प्रॉस्पर भी नहीं कर पाते हैं, उनको कोई मौके नहीं मिल पाते हैं। वो उस गरीबी में ही झेलते रहते हैं। जो उनकी ये जो स्ट्रगल है कि 2 वक्त की रोटी कमानी है, इस स्ट्रगल में ही वो इतना ज़्यादा एंगेज रहते हैं कि उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब जो लोग ऐसे परिवारों में पैदा हो गए, इतने गरीब परिवारों में, तो वो उसी चक्कर में बंधे रह जाएंगे। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उनके सोचने का तरीका, दिमाग भी नहीं खुलेगा उनका, वो उसी चक्कर में बंधे रह जाएंगे, तो कभी प्रॉस्पर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरह की इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। If you live in rural India, your caste identity is something you probably would have experienced very young. हमारे देश में जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है वो है हमारे देश का कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जाति प्रथा है। हमारे देश में इंडियन जो सिविलाइजेशन रही उसमें तमाम लोगों को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया, और ये जो कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया, ये हमारे देश का एक तरीके का बेस था। जो गांव बसे वो कास्ट के हिसाब से बसे। आप गांव में देख लीजिए तो कास्ट के हिसाब से लोग अलग अलग जगह रहते हैं। एक तरफ एक जात के लोग रहते हैं, दूसरी कास्ट के लोग दूसरी तरफ रहते हैं। तो इस तरीके से कास्ट जो है वो इतना बड़ा मुद्दा रही है हजारों सालों से। तो ये एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। और अगर आप गांव देहातों में रहते हैं तो आप इस एज तक, क्लास 7th की एज तक आप महसूस कर चुके होंगे कि कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करती है पूरे समाज में। और even in urban India, caste issues are still very prevalent in the minds of highly educated Indians. We can look at this from the matrimonial ads of the leading English newspapers. अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गांव देहातों में ऐसा कास्ट का सिस्टम चलता है। अगर आप अर्बन इंडिया की बात करिए, अर्बन इंडिया यानी कि जो शहरों में लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो अच्छे तबके से आते हैं, उनके दिमाग में भी कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा भरा है। आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं, यानी कि जो शादी करने के लिए, शादी कराने के लिए जो एड्स दिए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, आप उसमें देख सकते हैं कि लोग सिर्फ अपनी ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं, वो दूसरी कास्ट में शादी नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? एक तरीके की इनइक्वालिटी तो है। आप किसी दूसरी कास्ट में क्यों नहीं शादी करना चाहते? क्योंकि आप समझते हो वो कास्ट अलग है, आपसे नीचे है या आपसे ऊपर है, चाहे जो भी है, इनइक्वालिटी तो है। तो ये चीज़ साफ तौर पे दिख जाती है कि हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनइक्वालिटी के लिए। अब ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं, जो असमानता होती है, इससे होता क्या है? इससे पैदा होता है डिस्क्रिमिनेशन। जब आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये लोग थोड़े अलग हैं, ये लोग थोड़े अलग हैं, तो आप चाहे जो कुछ भी कर लो, आपके बिहेवियर में, आपके रवैये में फ़र्क आने लग जाएगा।
और वक्त के साथ ये फर्क बढ़ता चला जाएगा, आपका बिहेवियर और ज़्यादा चेंज होता चला जाएगा। ये बस दिमाग के खुराफात हैं। तो होता ये है कि अब इनइक्वालिटीज़ की वजह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाता हूँ। इन दोनों स्टोरीज में आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो पहली स्टोरी है वो है एक दलित चाइल्ड की। उसकी कहानी है कि उसके साथ क्या हुआ जब वो स्कूल में गया। तो अब दलित का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो इसे डिस्कस करते हैं। दलित इज अ टर्म दैट द लोअर कास्ट्स यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड। तो अब ये जो वर्ड है दलित ये वर्ड लोअर कास्ट के लोग यूज करते हैं खुद को बताने के लिए। लोअर कास्ट के लोग यानी कि अब हमारे सिविलाइजेशन में जब अलग अलग कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे तो उनको ये काम दिए गए जो काम थोड़े गंदे समझे जाते हैं, यानी कि जैसे बाल काटना और मरे हुए जानवरों की लाशें उठाना, मैला उठाना, साफ सफाई करना, ये सब जितने भी काम थे ये सब काम लोअर कास्ट के लोगों को दिए गए जो काम गंदे समझे जाते थे। तो अब लोअर कास्ट के लोगों को जब ये काम दिए गए कि आपको यही काम करना है और आपकी अगले आने वाली पीढ़ियों को भी यही काम करना है, वो कोई और काम नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। कभी भी ना वो पढ़ाई लिखाई कर पाए, ना कोई और प्रोफेशन कर पाए, ना वो पैसा कमा पाए, ना पढ़ाई लिखाई कर पाए। और क्योंकि अब उनसे गंदे काम करवाए जाते थे तो लोगों के दिमाग में अब ये आ गया कि यार ये लोग गंदे काम करते हैं। तो अब धीमे धीमे से लोगों के मन में इतना ज़्यादा एक सेंस आ गया कि यार ये लोग गंदे हैं। धीमे धीमे से ये होने लगा कि लोगों ने उनको अछूत कहना शुरू कर दिया कि ये लोग, इनको छूने से हम गंदे हो जाएंगे। धीमे धीमे से ये होने लग गया कि अब कहा जाने लगा कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं इनकी परछाई भी पड़ जाए तो हम अछूत हो जाएंगे। धीमे धीमे से ये और ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर ये कहा जाने लगा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अगर कहीं थूक भी दें तो वो ज़मीन गंदी हो जाएगी, तो उनको थूकना भी नहीं है कहीं। तो इस तरीके से चलता चला गया, बढ़ता चला गया। तो लोअर कास्ट के लोग खुद को दलित बुलाते हैं। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, और वो खुद को दलित या टूटा हुआ बुलाते हैं ये दिखाने के लिए कि उन्हें हजारों सालों से किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, किस तरीके से वो टूट चुके हैं। वो हमेशा उस गरीबी में और हमेशा अनएजुकेशन में हमेशा रह गए, कभी आगे नहीं बढ़ पाए, अच्छी जिंदगी ना वो जी पाए ना उनके बच्चे जी पाए। तो हजारों सालों से जो कुछ हुआ वो इस वजह से अपने आप को दलित या ब्रोकन कहते हैं। तो चलिए पहली स्टोरी डिस्कस करते हैं। पहली स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his autobiography, Juthan, he tells about how he was asked by the principal of the school to clean the school building and playground for 3 days. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत फेमस दलित राइटर हैं, यानी कि वो एक लेखक हैं, किताबें लिखते हैं, और ये कास्ट से क्या थे, दलित थे। इन्होंने क्या लिखी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी कि खुद से, ऑटोमैटिक टाइप से, ऑटो यानी कि खुद से, एंड बायोग्राफी यानी कि जिंदगी की कहानी। तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी जिंदगी की कहानी लिखना एक किताब में। आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच का फर्क। अगर मैं एक किताब लिखूं किसी और की जिंदगी पे, तो किसी और की जिंदगी पे वो किताब है, तो इस किताब को बायोग्राफी कहा जाएगा कि ये किताब उस आदमी की बायोग्राफी है। लिखा किसने है, लिखा मैंने है, तो ये किताब बायोग्राफी कहलाई जाएगी। अब अगर मैं कोई किताब लिखूं अपनी ही जिंदगी के बारे में, तो ये किताब ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी, यानी कि मेरी ही जिंदगी की किताब है। जो राइटर है, राइटर की ही जिंदगी के बारे में वो किताब है ऑटोबायोग्राफी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि एक किताब उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। और उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है जो उनके साथ हुआ था जब वो क्लास 6th में थे। क्लास 6th के लेवल पे कितने छोटे रहेंगे आप सोच सकते हैं। तो क्लास 6th में जब वो स्कूल में थे, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि वो पूरी स्कूल बिल्डिंग साफ करें और प्लेग्राउंड साफ करें। और ये 3 दिनों तक
स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि आपको 3 दिनों तक स्कूल की बिल्डिंग और प्लेग्राउंड साफ करना है। और क्यों ऐसा? क्योंकि वो दलित थे। दलित क्या होते हैं? लोअर कास्ट के लोग होते हैं जिनका काम बेसिकली साफ सफाई होता है। तो प्रिंसिपल ने जस्ट बिकॉज कि वो दलित हैं तो क्लास 6th के बच्चे को बोल दिया कि जाओ तुम साफ सफाई करो। अब आप खुद सोचो उस छोटे से बच्चे को कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा, कितनी हीन भावना आई होगी उस बच्चे के अंदर जब वो स्कूल की बिल्डिंग साफ कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, प्लेग्राउंड को साफ कर रहा है, पूरा स्कूल देख रहा है कि अच्छा ये बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, 3 दिन कितना बुरा टाइम उसने गुजारा होगा। और when his father came to know about this, he confronted the teachers and walked away from the school with ओम प्रकाश। 3 दिनों तक ये सिलसिला चलते रहा और तीसरे दिन ओम प्रकाश के जो फादर थे उन्होंने ओम प्रकाश को स्कूल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने ओम प्रकाश को देख लिया ग्राउंड में सफाई करते हुए। तो उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंट द टीचर्स, यानी कि सवाल जवाब किया, थोड़ा सा अपनी नाराज़गी जाहिर करी टीचर्स से। और फिर वो ओम प्रकाश को लेकर उस स्कूल से चले गए कि मुझे नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को इस स्कूल में। और वो ये बात कह के भी गए कि आज आप इस स्कूल में मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, इस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे ही समाज के लोग इस स्कूल में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। खैर, तो ये रही पहली स्टोरी। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। द प्रॉपर्टी डीलर शोड देम एन अपार्टमेंट एंड अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो थे, अब आप नाम से ये मेक आउट शायद कर पाओ कि ये दोनों मुस्लिम्स हैं। तो ये लोग क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे टू रेंट एन अपार्टमेंट, यानी कि कोई अपार्टमेंट किराए पे लेना। तो रेंट एन अपार्टमेंट कि एक शहर में, किसी शहर में जहां वो रहने गए वहां पे किराए पे कोई घर लेते हैं। तो अब वो गए प्रॉपर्टी डीलर के पास कि हमें एक घर चाहिए किराए पे, आप कोई अच्छा घर दिखाओ हमें। तो प्रॉपर्टी डीलर उनको एक ऐसे अपार्टमेंट में ले गया और वो अपार्टमेंट काफ़ी पसंद आया मिस्टर और मिसेस अंसारी को और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये घर हम लेंगे किराए पे। But when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat. तो अब जब उन्होंने कहा कि हमें ये फ्लैट पसंद आया, हम इस फ्लैट को लेना चाहेंगे किराए पे, तो अब जो लैंड लेडी थी, लैंड लेडी यानी कि मकान मालकिन, जो मकान मालिक होता है, जो आदमी होता है, उसे लैंड लॉर्ड कहते हैं। और जो मकान मालकिन होती है, जो औरत होती है, उसे लैंड लेडी कहते हैं। तो जो लैंड लेडी थी, जब उसने नाम सुने मिस्टर और मिसेस अंसारी, तो उस लैंड लेडी ने एक बहाना बना दिया कि हम ऐसे लोगों को ये फ्लैट किराए पे नहीं देना चाहते जो लोग मीट खाते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स आमतौर पे मीट खाते हैं ज़्यादातर लोग। तो अब ये बहाना बना दिया लैंड लेडी ने। The Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. और जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे और जो प्रॉपर्टी डीलर था, ये सब हैरान थे क्योंकि बगल वाले ही अपार्टमेंट से उन्हें महक आ रही थी कि मछली बन रही है, क्योंकि मछली जब बनती है तो उसकी महक काफ़ी दूर तक जाती, काफ़ी तेज़ स्मेल होती है। तो ये चीज़ उनको थोड़ी अटपटी लगी कि यहाँ मछली बन रही है, लेकिन हमें मना कर दिया गया जस्ट बिकॉज ये कह के कि आप यहाँ रहोगे तो आप मीट खाओगे, तो हम नहीं चाहते मीट खाने वाले लोग यहाँ रहें। When they were given the same excuse by many people, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो अब जब उस फ्लैट से बाहर निकले तो कई सारे और फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स देखने गए अगले कई दिनों के दौरान, और ऐसा कई जगह हुआ कि उन्हें कोई अपार्टमेंट पसंद आता है, वो अपना नाम बताते हैं तो नाम सुनते ही आदमी मना कर देता है कि हम आपको ये अपार्टमेंट नहीं दे सकते, और यही एक्सक्यूज देते मोर और लेस। तो ऐसा कई दिनों तक होते रहा। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो समझ रहा था कि इनके नाम की वजह से, इनके धर्म की वजह से इनको कोई फ्लैट नहीं दे रहा है किराए पे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने इनको एक सजेशन दिया कि आप अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार बताया करो तो आपको फ्लैट मिल जाएगा, और आप कैसे भी रहो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन बस आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताओ। तो ये चीज़ अंसारीज़ को नहीं पसंद आई कि हम अपनी पहचान क्यों छुपाएं, ऐसा क्या है और क्या फ़ायदा हो जाएगा अपनी पहचान छुपा के। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम अपना असली नाम ही बताएंगे।
It took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. और 1 महीने तक वो अलग अलग फ्लैट्स ढूंढते रहे, तब जाके उन्हें एक ऐसी लैंडलेडी मिली जो इन दोनों को रेंट पे अपना घर देने के लिए राजी हो गई। चलिए फिर, थैंक यू।